बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। अली रज़ा आपसे मुखातिब है। कुछ दिन पहले मैंने अपने घर में सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया था और उसकी मैंने डिटेल्स एक अपनी वीडियो में शेयर की थी। तो उसके बाद बहुत से लोगों ने पूछा कि अगर हम अपना सिस्टम लगवाना चाहें तो हम कौन सा सिस्टम लगाएं, कौन सा इन्वर्टर लगाएं, कौन सी सोलर पैनल्स लगवाएं, कौन सी बैटरीज लगवाएं हम। तो मैंने सोचा कि बजाय इसके कि आप मेरी रिकमेंडेशन पे कोई चीज़ लगाएं या किसी इंस्टॉलर के कहने पे लगाएं या किसी कंपनी के कहने पे लगवाएं, आपको मैं कुछ बेसिक पैरामीटर्स बता दूं जिसकी बेस पे आप ख़ुद अपनी रिक्वायरमेंट्स को एवेलुएट करके ये डिसाइड कर सकें कि आपके लिए कौन सा सिस्टम बेस्ट है। क्योंकि जो सिस्टम मेरे लिए बेस्ट है मे बी आपके लिए बेस्ट ना हो, आपका पर्पज़, आपकी रिक्वायरमेंट्स कुछ और है। तो इसको मैंने कोई 6 कैटेगरीज़ में कैटेगराइज किया है। इस सिस्टम आपको कौन सा लगवाना चाहिए, वो ये 6 बेसिक पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर आप एवेलुएट कर सकते हैं। नंबर वन ये है कि जी पर्पज़ क्या है आपका सिस्टम लगाने का। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमारा पर्पज़ ये है कि हम किसी तरह से अपनी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को जो है कम कर सकें। ठीक है, बिल्कुल ठीक पर्पज़ है उनका, मेरा भी यही पर्पज़ था। ज़ाहिर है जब बहुत ज़्यादा बिल्स आ रहे होते हैं तो आप डेफिनेटली एक दफ़ा ये सोचते हैं कि इसको कैसे कम किया जा सकता है। तो वन सोल्यूशन ये है कि आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर लें। ठीक है, कुछ एरियाज़ में लोड शेडिंग का मसला होता है, वो कह रहे हैं यार हम कम से कम लोड शेडिंग से बचें और जब लोड शेडिंग हो उस दौरान हमें बैकअप भी मिले। ठीक है, और कुछ लोग जो हैं बहुत कम होते हैं ऐसे, स्पेशली इन पाकिस्तान, जो ये सोचें कि हमें जो है इन्वायरमेंटल जो इम्पैक्ट है बहुत बड़ा, तो हम उसको मद्देनज़र रखते हुए ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएं। आप देख रहे होंगे कि जैसे सैलाब आ रहे हैं और बहुत से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स आपने देखे हैं, अभी इस्लामाबाद में भी, पंजाब में भी। तो कुछ लोग होते हैं जो ये चाहते हैं कि यार हम जस्ट गो फॉर ग्रीन एनर्जी, जो हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन्वायरमेंट में एटलीस्ट हम वो करें। ठीक है, अब उसके बाद हम आ जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर कोई बंदा ये चाहता है कि मैं अपना बिल कम करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसको ये सोचना चाहिए वो कितना बिल कम करना चाहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो चाहता है कि ये डे टाइम में मेरा सोलर चल जाए, शाम के टाइम में मैं अपना ग्रिड यूज़ कर लूँ, तो मेरे लिए ये जो दिन के टाइम में तकरीबन 60 to 70% मैं लोड मैनेज करके बचत करूँगा, डेट्स एन अफोर्डेबल। ठीक है, तो उसके लिए उसको ऐसा एक सिस्टम चाहिए होता है जो डायरेक्ट सोलर के ऊपर चले। ठीक है, उसके बाद कुछ होते हैं वो कहते हैं कि यार मेरा वैसे ही 50 to 70-80% तक बचत हो जाए और मुझे साथ कुछ बैकअप भी मिले जब लोड शेडिंग हो। ठीक है, तो ये हमारे बिल रिडक्शन वाले हो जाते हैं। ठीक है, और जिसने लोड शेडिंग को ओवरकम करना, दूसरा मैंने आपको बता दिया ग्रीन एनर्जी वाला। ठीक है, उसको अगर आप जस्ट स्टार्ट करना चाहें तो एक पैनल से भी कर सकते हैं, जस्ट गो फॉर इट। ठीक है, अच्छा नंबर 2 पे मैंने रखा है रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, पहले आपका पर्पज़ हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये चाहते हैं कि आपका बिजली का बिल कम आए, इसलिए मैंने सोलर सिस्टम लगवाना है। तो अब आप अपनी रिक्वायरमेंट्स कैसे गैदर करेंगे? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपना सारा जितना भी लोड है जो आपका रूटीन के अंदर चलता है आप उसको कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं जी मेरे दिन में ऑन एवरेज 2 फैन चल रहे होते हैं, एक एसी चल रहा होता है, एक फ्रिज होती है, या साथ वॉशिंग मशीन और ये लाइट्स और फ्रिज। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल घर का लोड है। ठीक है, अब आपको पता है कि ये लोड तकरीबन 3 किलोवाट का बनता है, जिस पे मैं 1 टन का एक एसी चला लूँ, फ्रिज चला लूँ, लाइट चला लूँ, फ़ैन चला लूँ। ठीक है, 4-5। तो सबसे पहले आपने देखना है इन्वर्टर कौन सा लें। अच्छा, इन्वर्टर की जो बेसिक टाइप्स हैं ना वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, बट अभी आपने ये करना है कि आपका 3 किलोवाट का अगर लोड है तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कम से कम 5 किलोवाट का इन्वर्टर वहाँ पे लगाएं। ठीक है, अभी के लिए इतने काफ़ी है। अच्छा, फिर एक चीज़ और है, अगर आपको बैकअप चाहिए तो आपको हाइब्रिड इन्वर्टर चाहिए जिसके साथ बैटरीज लग सकें। अगर आपको बैकअप नहीं चाहिए तो आपको ऑन ग्रिड इन्वर्टर चाहिए जो वापडा शेयरिंग के साथ चलता हो या डायरेक्ट सोलर के ऊपर चलता हो।
तो यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन ये है, बहुत से लोग ये कहते हैं जी हम डायरेक्ट सोलर पे चलाएंगे और लोकल इन्वर्टर देसी इन्वर्टर भी मार्केट में बहुत इस तरह के आ रहे हैं, बट जितनी भी रीन्यूएबल एनर्जीज़ हैं आप देख लें, सोलर है या कोई और एनर्जी है, हाइड्रो पावर है, वट एवर, ये कांस्टेंट नहीं होती। तो मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करता कि आप डायरेक्ट सोलर के ऊपर जो है कोई अपनी अप्लाइंसेस को चलाएं। मेरे नज़दीक ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी प्रिकॉशन है कि आप अगर आप डायरेक्ट चलाते हैं विदाउट एनी, क्योंकि जब नेचुरल सोर्सेज के अंदर वेरिएशंस आती हैं तो कभी कम कभी ज़्यादा, कोई शेड आ गया, कोई सूरज क्योंकि मूव कर रहा होता है सारा दिन, तो वो कांस्टेंट नहीं होता। उस दौरान अगर वोल्टेज कम होंगे, ज़्यादा होंगे, तो एट द एंड आपकी जो अप्लाइंसेस है वो जो कॉस्ट बेयर कर रही होती हैं, शायद आपको उस टाइम पे नहीं पता चल रहा होता उनकी लाइफ कैसे कम हो रही है। और जो बाकी सेफ्टी की चीज़ें, बहुत से अपने इन्वर्टर्स देखे होंगे जिनमें आग भी लगी, बड़ा कुछ हुआ, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एटलीस्ट सेकंड सोर्स रखें, बेशक बैटरी रखें, वापडा रखें, सेकंड सोर्स उसके साथ कोई भी रखें, जनरेटर रखें, वट एवर। तो मेरी रिकमेंडेशन हमेशा ये होती है पाकिस्तान के अंदर कि आप हाइब्रिड इन्वर्टर की तरफ जाएं, क्योंकि आजकल जो हाइब्रिड इन्वर्टर्स आ रहे हैं उसमें मल्टीपल ऑप्शन हैं। वो डायरेक्ट सोलर पे भी चलते हैं, वो डायरेक्ट बैटरी पे भी चलते हैं, वो दोनों को शेयर भी करते हैं, शेयर करके भी चल सकते हैं, वो ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड हर तरह से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उसी इन्वर्टर की तरफ जाएँ। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग फिर कहते हैं जी हम बिल्कुल ज़ीरो करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपका नेट मीटरिंग है। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली उसकी कोई जो पॉलिसीज़ हैं इतनी स्टेबल नहीं हैं, तो लोग इस साल ज़्यादा हाइब्रिड सिस्टम की तरफ गए हैं, लास्ट ईयर ज़्यादा नेट मीटरिंग की तरफ गए। तो उसमें ये कि ग्रीन मीटर लगता है, तो आप पैनल्स उस केस में थोड़े से एक्स्ट्रा लगाते हैं अपने लोड से। फॉर एग्जांपल अगर 3 किलोवाट का आपका लोड है तो आप कम से कम 6 किलोवाट के पैनल्स लगाएं, ताकि जितनी एनर्जी आप दिन में यूज़ कर रहे हो तकरीबन उतनी वापडा को जा भी रही हो रिवर्स, वो आप रात के टाइम यूज़ करें, तो वो भी एक तरह से आपका बैकअप बन जाता है। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी, अब ये सारी जो चीज़ें हैं इनकी सिलेक्शन के ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहते हैं यार कौन से सोलर पैनल्स लें, मार्केट के अंदर तो मल्टीपल ब्रांड्स हैं और आजकल इतना कंपटीशन है। आए रोज़ मैं देख रहा था एक नया ब्रांड आ गया है, जैसे अभी कुछ अर्सा पहले आईटेल आया है। बहुत अरसे से मैं सोलर मैक्स को यूज़ कर रहा हूँ, मैंने अभी भी ये यूज़ किया है, मेरा ट्रस्ट है इस ब्रांड के ऊपर। ठीक है, इसी तरह जियोनिक है और बहुत सारे ब्रांड्स हैं, देसी इन्वर्टर्स बहुत हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पैनल्स की बात करते हैं। अच्छा, पैनल्स में टियर्स आते हैं, अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी देखें तो टियर 1, टियर 2, टियर 3 मोस्टली ये चल रहे होते हैं। अच्छा, अब इन टियर्स को मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ तो आप कह सकते हैं ग्रेड ए बी सी। ठीक है, अब जो टियर 1 का पैनल है वो कह लें ए ग्रेड का पैनल है। अब ए ग्रेड के पैनल का क्या मतलब है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट डे ये तीनों पैनल्स लाएंगे, मैं कहता हूँ एक पैनल फॉर एग्जांपल कंपनी एक्स का, एक वाई का, एक जी का, एक ग्रेड ए का, एक बी का, एक सी का, तो डे फर्स्ट पे हो सकता है वो सारी एक जैसी परफॉर्मेंस आपको दी। अब आप कहेंगे जब एक जैसी हमें आउटपुट मिल रही है तो फिर हम ग्रेड ए पे पैसे क्यों खर्च करें। तो यहाँ पे जो मेन डिफरेंस आता है वो आता है इनकी लाइफ का, और ईयरली जो इनकी एफिशिएंसी डिक्रीज़ होती है उसका। ठीक है, आपको पता कोई भी चीज़ है, अभी ये जो लाइट भी मेरे सामने ऑन है, ये कैमरा ऑन है, ये विद टाइम इसकी एफिशिएंसी कम होती जाती है। हर चीज़ की एक लाइफ है, इंसान की भी एक लाइफ है। तो आपने जो पे करना है वो लाइफ के लिए करना है, जो नेक्स्ट 20 to 30 ईयर्स आपका अच्छी एफिशिएंसी के साथ वो पैनल चले। दैट इज़ द डिफरेंस, और कोई इसमें बड़ा नहीं है। फिर उसमें मटेरियल डेफिनेटली होता है, जो सिलिकॉन यूज़ हुआ है वो किस क्वालिटी का है, फिर आपका उस पर जो ग्लास लगा हुआ है वो डबल टेम्पर्ड है, गैस कितना है, कितने mm का है, तो डिफरेंट चीज़ें उसके अंदर होती है। तो हमेशा इन सिंपल टियर 1 का पैनल लें। उसमें कुछ कंपनीज़ के मैं आपको नाम बता देता हूँ, कुछ आप सर्च कर सकते हैं, क्योंकि आए रोज़ आजकल तो कंपनीज़ आ रही हैं, तो जिनको एक बहुत ज़बरदस्त ब्रांड है और काफ़ी सालों से लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, एक रिलायबल प्रोडक्ट है। ठीक है, टरीना अच्छी प्रोडक्ट है। लोकल में देखें तो इन्वेरेक्स काफ़ी इन है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, उसके बाद अभी जो रिसेंटली कुछ अर्सा पहले से नए ब्रांड्स आने स्टार्ट हुए हैं, जिसमें एक एस्ट्रो एनर्जी है जो कि मैंने भी लगाया। मुझे हमेशा से शौक़ होता है कोई नई से नई चीज़ को मैं ट्राई करूँ। उसके बाद अच्छा, बेसिकली एस्ट्रो जो है ना, ये इंटरनेशनल कंपनी है चिंट, जिसके ये इलेक्ट्रिसिटी की कुछ चीज़ें जैसे सर्किट ब्रेकर्स वगैरह आते थे, तो बहुत ज़बरदस्त कंपनी है इंटरनेशनली।
इसने एस्ट्रो लॉन्च किया है तो इसलिए मैंने इसको परचेज़ किया है। अच्छा, प्राइसेस की अगर बात करें, मैं जितने भी ब्रांड्स के अभी नाम ले रहा हूँ उसमें जे सोलर भी है इसके अंदर, कैनेडियन सोलर भी है इसके अंदर, ये सारे टियर 1 के हैं। तो इनमें प्राइसेस का कोई इतना फ़र्क नहीं होगा। पर वॉट की अगर बात करें तो 1 से 2 रुपये मैक्सिमम इनमें डिफरेंस होगा, क्योंकि सारे तकरीबन आपको सेम स्पेक के साथ आ रहे होते हैं अगर आप इनकी डाटा शीट जाके इनकी वेबसाइट पे चेक करें। अच्छा जी, उसके बाद बात आ जाती है साइज़। पैनल तो ज़ाहिर है 400 वाट का भी मिल जाता है, 600 वाट का भी आजकल मिल जाता है। तो आप पैनल साइज़ जो है ना, कोशिश करें जो मार्केट में जिसको आए हुए कम से कम 1 साल हो गया है वो वाला पैनल लें। जैसे आजकल 585 वाट्स या 590 वाट्स, 575 वाट्स के जो पैनल्स हैं इन डिफरेंट ब्रांड्स के अंदर, वो बहुत ज़्यादा इन है पिछले 1-2 साल से, और वो रिलायबल भी हैं। उन्होंने लोगों ने उनको टेस्ट भी कर लिए, तो उनकी आपको सारा रिव्यू यूट्यूब से, फेसबुक से मिल जाएगा। ठीक है, तो उनमें से आप यूज़ करें, ठीक हो गया। और कोशिश करें जो उनमें मैक्सिमम वाट्स का पैनल है अवेलेबल है वो वाला यूज़ करें। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी हम स्ट्रक्चर का मतलब है वो फ्रेम जिसके ऊपर आपने पैनल्स को लगाना है। एक तो आपको पता है कि स्टैंडर्ड फ्रेम्स मिलते हैं, आप उनको लाते हैं, वो बने बनाए रावल बोर्ड लगाते हैं और इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये ऑल डिपेंड करता है साइट के ऊपर। आपकी साइट पे जिस तरह की जगह अवेलेबल है, आप स्टैंडर्ड भी लगा सकते हैं, अच्छे रावल बोर्ड लगे हों तो वो स्टैंड भी कहीं नहीं जाता। बट अगर आपके पास स्पेस और थोड़ा बजट हो तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि फ्रेमिंग स्ट्रक्चरिंग हमेशा थोड़ी सी एलिवेटेड होनी चाहिए, जिसमें स्पेशली जो एयर क्रॉस है, हवा की जो क्रॉसिंग है, उसको मद्देनज़र रखना चाहिए। अगर पीछे से बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी आती है तो आगे से उसके निकलने की जगह भी, मोस्टली हम पाकिस्तान में जो मैंने सिस्टम वैल्यूएट करे हैं, जो आंधी में भी काफ़ी उनको नुकसान हुआ, उनमें एक मेन वजह जो थी वो ये थी कि आगे से बिल्कुल वो नीचे थे, पीछे से एलिवेटेड थे, तो वो जैसे ही प्रेशर आता था हवा का, वो पैनल ऊपर से निकल जाता था, उसकी आगे क्रॉसिंग की जगह नहीं थी, आगे से बंद किए हुए थे। तो थोड़ा सा एलिवेटेड रखें, आगे से कम से कम 2-2.5 फुट रखें, पीछे से तो डेफिनेटली आपने करना ही है उसको, ठीक है। उसके बाद आप स्टैंडर्ड को भी एलिवेट करवा सकते हैं थोड़ी मॉडिफिकेशन के साथ। अगर आप दूसरा यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी अच्छा है, तो उसमें मटेरियल का ख्याल रखें और फिर बाकी जितनी भी चीज़ें उसमें देखें। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो है इसकी वायर, स्पेशली जो आपकी पैनल से आपके इन्वर्टर तक वायर आनी है, जिसको डीसी वायर हम उर्फ़ आम में कहते हैं, क्योंकि हम दो मेजर चीज़ों को देखते हैं, एसी वायर और डीसी वायर। तो कम से कम जो आपके कम से कम 6 mm की वायर आप हर सिस्टम के साथ लगाएं। बेशक वो 4 किलो वाट का है, 5 किलो वाट का है, 10 किलो वाट का है, उसमें डेफिनेटली फिर आप 10 mm भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा लेंथ देखें, आपकी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है वायर कौन सी होनी चाहिए। मैं आपको एक तो आपकी लेंथ, आपके लेंथ को मैं कहूँगा डिस्टेंस बिटवीन आपका सोलर स्ट्रक्चर एंड द इन्वर्टर, इन दोनों के दरमियान जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, और आपको उतनी ज़्यादा mm की वायर लगानी पड़ेगी। अराउंड अगर 50 मीटर तक आपका डिस्टेंस है तो 6 mm भी काफ़ी है, डिपेंडिंग ऑन एम्पेयर कितने। आपके एम्पेयर अगर 14-15 तक हैं तो 50 मीटर तक आप आराम से 6 mm को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको एक फार्मूला मिल भी जाएगा, चैट जीपीटी को दें, वो आपको बड़ा बेस्ट तरीके से बता देगा इतनी लेंथ और इतने एम्पेयर्स के साथ आपको कौन सी वायर लगानी है। यूजुअली आजकल जो पैनल्स आ रहे हैं 585 वाले, वो 13 एम्पेयर एट मैक्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, पैनल्स में एक और चीज़ है, आप कहें जी पैनल्स हम कितने लगाएं। मैं आपको बिल्कुल सिंपल और सादा फार्मूलाज बता रहा हूँ। आप ये समझें कि अगर आपका 3 किलो वाट का लोड है ना, तो आप अगर 3 किलो वाट के पैनल्स लगाएंगे वो 75% तक आउटपुट देंगे। तो आपने ये 75% वाला फार्मूला रखना है। इसमें लॉसेस होंगे, ज़ाहिर है आपका जो टिल्ट एंगल है कुछ उसके लॉस होते हैं, शेडिंग के लॉस होते हैं, सोलर वेरिएशन सारा दिन चलती है, उसके लॉसेस होते हैं। तो इनको कैलकुलेट करके मैं आपको एक्चुअल आउटपुट जो प्रैक्टिकली मैंने कैलकुलेट किया डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर, तो 75% आपको आउटपुट पीक आवर्स में मिल रही होती है, ठीक है। इससे ऊपर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन इंस्टॉलेशन टाइप, इन्वर्टर टाइप,
फिर उसकी एफिशिएंसी भी होती है कुछ, ठीक है। एमपीपीटी उसकी अपनी एफिशिएंसी होती है जो डीसी टू एसी कन्वर्ट होता है। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं इन्वर्टर कौन सा लेना चाहिए। अच्छा, इन्वर्टर में मैंने आपको शुरू में बात की थी, जो मेजर दो टाइप्स में आपको बता रहा हूँ। एक तो मैंने साइज़ का बता दिया ना, 3 किलो वाट का लोड है तो आप कम से कम 5 किलो वाट का इन्वर्टर लगाएं, 7 किलो वाट का लोड है तो 10 किलो वाट का लगाएं। तो इसमें भी आप 30% का ज़्यादा कैपेसिटी रख के लगाएं। अच्छा, उसका जो फ़ायदा है ना वो ये है, देखें, चीज़ों का टॉर्क लोड भी होता है। टॉर्क लोड वो होता है जब आप कोई चीज़ ऑन करते हैं, स्पेशली कोई मोटर है, अगर वो 1000 वाट की है, आप जब ऑन करेंगे हो सकता है वो 2000 वाट का एक चर्क ले, एक टॉर्क लोड ले। तो इसलिए इन्वर्टर पे जो मल्टीपल चीज़ें चलेंगी डेफिनेटली उन सब का एक टॉर्क लोड होता है। तो उनको मद्देनज़र रखते हुए आपने ये थोड़ी सी ओवर साइजिंग करनी है। और दूसरी बात ये है कि उतना जितना इन्वर्टर पे लोड कम रखेंगे, फॉर एग्जांपल आप 70% तक उस पर लोड रखेंगे तो वो हीट कम होगा। और ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं आपको अच्छा पता होगा कि इनकी लाइफ सारी डिपेंड करती है कि कितना कूल रहते हैं। जितना हीट होंगे इनकी लाइफ भी कम होगी, इनकी परफॉर्मेंस भी ख़राब होगी। तो ये एक मैं आपको प्रैक्टिकल टिप दे रहा हूँ, ठीक है। आपने अपना 30% ज़्यादा साइज़ रखना है अपने इन्वर्टर का, इन लॉन्ग रन भी आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि वो एक स्टडी है, ओवर द टाइम जो हमारा लोड है घर का वो बढ़ता ही है, कम नहीं होता, ठीक है, बढ़ रहा होता है ओवर द। अच्छा, उसके बाद स्टोरेज की बात करें तो देखें 3 मेजर टाइप्स हैं। लेड एसिड बैटरी है जो बहुत आपको रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती है। उसके बाद आपके पास ट्यूबलर बैटरी, एक रिफॉर्म फाइन आप फॉर्म आप कह सकते हैं लेड एसिड की, जिसकी लाइफ उससे थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर वो 2 साल चलती है तो ये आपकी तकरीबन 4, 4.5 5 साल तक जा सकती है। उसके बाद एक ड्राई बैटरी, ट्राई और ट्यूबलर तकरीबन एक ही कैटेगरी में आप इनकी लाइफ और चीज़ें काउंट करें, कॉस्ट में भी थोड़ी वेरिएशन हो। अच्छा, उसके बाद आती है लिथियम बैटरी। तो आज की डेट में भी लोग ये सोच रहे हैं शायद लिथियम बहुत महंगी है, बट मैं आपको बताऊँ पिछले 5-6 महीने में जितने लिथियम बैटरी और सोलर पैनल्स और इन्वर्टर्स सस्ते हुए हैं ना, ये शायद ही कभी हिस्ट्री में हुए हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह कंपटीशन है। हालांकि डिमांड बढ़ी है, यूजुअली ये चीज़ें और महंगी होनी चाहिए थी, बट इतना कंपटीशन मार्केट में, इतनी कंपनीज आ चुकी हैं कि ये प्राइसेस कम हुई हैं। तो इट्स बेस्ट टाइम टू परचेज दैम, क्योंकि इनकी लाइफ आपको 6 साल तो कंपनी आपको वारंटी दे रही होती है। आप ज्यूनी की बात करें, आईटेल की बात करें, सोलर मैक्स की बात करें, तो 6000 साइकिल्स तो लिथियम के हैं ही हैं। कुछ 8000 भी क्लेम करते हैं, बस 6000 आपको ए ग्रेड सेल, इसमें भी सेल्स होते हैं ना, तो ए ग्रेड सेल वाली आप कोई भी बैटरी लें, लिथियम बैटरी लें, मेरे ख्याल से ये सस्ती पड़ती है आपको ट्यूबलर बैटरी से। उसकी एक सिंपल सी कैलकुलेशन लॉन्ग टर्म आरओआई अगर आप करें, यहाँ पे एक मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बताता हूँ। जितनी भी लेड एसिड बैटरीज हैं, मैक्सिमम जो ट्यूबलर बैटरी भी डिस्चार्ज होती है वो तकरीबन 50 to 60% डेथ ऑफ डिस्चार्ज इसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल 100 एम्पेयर की बैटरी है ना, तो आप उसको 50 एम्पेयर तक डिस्चार्ज कर सकते हैं, यानी इतना बैकअप दे सकते हैं। उससे ज़्यादा करेंगे तो वो उसकी लाइफ और कम हो जाएगी। बट जो लिथियम बैटरीज हैं वो मोस्टली 90% DOD पे आ रही हैं, कुछ 100% भी क्लेम कर रहे हैं कि 100 एम्पेयर की बैटरी है, आप 100 का 100 एम्पेयर बैकअप में ले सकते हैं। तो उसकी एफिशिएंसी वो 100% क्लेम करते हैं। बट 100% तो नहीं, मैं इसको 90% तक ही कंसिडर करूँगा, क्योंकि लॉसेस तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ होते हैं। मे बी 100% भी हो, बट मैंने अभी प्रैक्टिकली इसको टेस्ट नहीं किया। अगर कुछ अर्से में करूँगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो लिथियम बैटरी मेरी रिकमेंडेशंस आप साथ साथ नोट कर लें। अच्छा, उसके बाद इंस्टॉलेशन आपने किसी अच्छे इंस्टॉलर से करवानी है, बल्कि मैं कहूँगा किसी सिंगल बंदे की बजाय, कोई दिहाड़ी वाले बंदे की बजाय आप किसी कंपनी से करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है, कि उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसकी रेपुटेशन होती है, ठीक है। इंस्टॉलेशन में बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉलेशन के अंदर, मैं जो हमारा नेक्स्ट है ना सेफ्टी वाला, जो मैंने एक कैटेगरी बनाई है उसके अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें इसके बारे में बताऊंगा। अच्छा, एंगल आपने ख़ुद भी देखना है। बहुत सी आपको एप्लीकेशन मिल जाती हैं जो, और गूगल पे आप सिंपल जाके लिखें, अपनी लोकेशन डालें, वो बताएगा इस एरिया का ये टिल्ट एंगल होना चाहिए, ठीक है, 25 होना चाहिए, 35 होना चाहिए, किस वेदर में कौन सा होना चाहिए। तो वेरिएबल टिल्ट एंगल वाले स्ट्रक्चर भी बनते हैं, वो बना लें आप। सर्दी में वो एडजस्ट कर लें, गर्मी में वो कर लें, ठीक है। नहीं तो अगर फिक्स भी करना तो वो एक एवरेज आपको बता देगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है ना जो मेरी नज़र में,
क्योंकि मैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी काम करता हूँ, तो मुझे पता है सेफ्टी कितना मैटर करती है। वहाँ तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, डेथ एंड लाइफ का मसला होता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ भी डेथ एंड लाइफ का मसला होता है, हम एंटिसिपेट नहीं कर पाते, एक अलग बात है। कितने लोग आपने देखे, पिछले दिनों एक न्यूज़ चली थी, एक बंदे की डेथ हुई जो कि उनके कपड़े गीले थे और सोलर पैनल दोपहर के टाइम में साफ़ कर रहा था, हाथ उसके जल गए। तो सेफ्टी मैटर्स, हमेशा डेथ एंड लाइफ का मसला होता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो सेफ्टी मेजर्स के अंदर सबसे पहले जो है ना, आपने सर्किट ब्रेकर्स का इस्तेमाल करना है हर वायर के साथ, बेशक वो एसी है या डीसी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्वर्टर की अगर आपको एसी इनपुट जा रही है, वहाँ पे भी आप लगाएंगे, ठीक है, ब्रेकर लगाएंगे। आउटपुट है, वहाँ लगाएंगे, आजकल डुअल आउटपुट वाले आ रहे हैं, तो दोनों आउटपुट्स के ऊपर आप लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, डीसी ब्रेकर स्पेशली बैटरी के साथ, और जो सोलर से आपकी इनपुट आ रही होती है, ये दो आपके डीसी ब्रेकर यूज़ करते हैं होते हैं। तो स्पेशली जो डीसी ब्रेकर्स हैं ना, जितने जलने के वाक़यात हुए हैं ना, वो ज़्यादातर ये गलती इंस्टॉलर्स ने जो की है वो ये है कि डीसी के साथ एसी ब्रेकर्स लगाए हुए हैं। आपको बताने का मकसद ये है, ये आपको भी पता होना चाहिए कि डीसी वाली साइड पे डीसी ब्रेकर्स लगने हैं। जो भी लगा रहा है आप उससे कंफर्म करें कि ये डीसी ब्रेकर लगा रहा है। कल को अदरवाइज़, क्योंकि डीसी डायरेक्ट करंट होता है, एसी ऑल्टरनेटिंग होता है ना, तो डायरेक्ट करंट अगर आप उतने एम्पेयर का उसके साथ लगाएंगे, वो जल जाएगा कुछ अरसे के बाद, हीट होगा और गया। तो कभी भी ये हो ही नहीं सकता। ना तो आपने किसी के कहने पे डीसी वायर की जगह एसी वायर लगानी है, ना डीसी ब्रेकर की जगह एसी ब्रेकर लगाना है। असल में आपसे पूछ तो कोई भी नहीं रहा होता है, उनको, आपको पता नहीं होता कि मेरे सिस्टम में जो चीज़ें लग रही हैं वो हैं क्या। तो मैं बेसिकली आपको वो बताना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि डीसी और एसी ब्रेकर्स में फ़र्क क्या होता है, वायर में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। अगर आप कमेंट करेंगे तो डेफ़िनेटली मैं आपको बता दूँगा, मुझे याद भी रहेगा, अदरवाइज़ अगर मेरे ज़हन में रहा तो मैं वैसे भी बता दूँगा। अच्छा, फिर हमारे क्योंकि जो सिस्टम्स हैं, जो सप्लाई है वापडा की, आइस्को की, लेस्को की, फेस्को की, लेस्को की, उसमें सर्ज भी आता है अक्सर। हमने खुद देखा है कि काफ़ी अप्लाइंसेस जो हैं यहाँ पे हमारे फ्लैट्स पे भी जल गई थी, एक दफ़ा सर्ज आया था। तो सर्ज प्रोटेक्टर मिलते हैं एसी डीसी, वो आपने लाजमी लगाने हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके इक्विपमेंट्स को बचाने के लिए। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना, हम मोस्टली इग्नोर करते हैं, बट नेट मीटरिंग के लिए तो अब ये कंपलसरी हो चुकी है, मतलब मेरा ख्याल शुरू से ही। लाइटनिंग अरेस्टर जो है, आसमानी बिजली जब गिरती है, वो आपके पैनल्स पे अगर गिरती है तो आपके जहाँ तक वो सप्लाई है सारा नुकसान हो सकता है। इन्वर्टर भी आपका, हर चीज़ जल सकती है विद इन सेकेंड्स। देखिए, वैसे तो कुछ भी हो सकता है, बट सेफ्टी प्रिकॉशंस मैं आपको बता रहा हूँ। तो अरेस्टर जो लगता है वो बेसिकली उसके लिए स्पेशल, आपको पता है, एक पूरा प्रोसेस है। ज़मीन में गड्ढा खोदना, फिर उसमें डिफरेंट कोयला, रेत और डिफरेंट चीज़ें होती हैं, वहाँ से फिर कॉपर की वायर ऊपर तक जाती है, उसके ऊपर अरेस्टर लगता है। तो वो आपको स्पेशलिस्ट जो है ना, वो उसके लिए एक अच्छा स्पेशलिस्ट ढूंढें, किसी अच्छी कंपनी से बेशक करवा लें। ये वाला काम आपने बेशक थोड़े ज़्यादा पैसे दे के करवाएं। अच्छा, एक इसमें और जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने नोट की है वो ये कि जो अर्थिंग है, हमने एसी की अर्थिंग तो हमने अक्सर घरों में आजकल तो होती है, कुछ पुराने घरों में भी ना हो, बट जो डीसी अर्थिंग है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो अपने पैनल को भी करनी है, आपके इन्वर्टर को भी आपने करनी है, जो जो भी आपकी डीसी चीज़ें हैं ना। आजकल बैटरीज़ में भी इसका ऑप्शन आ रहा है, लिथियम बैटरीज़ के अंदर, सबको आपने। तो इसका भी यही तरीका है। अगर आपके पास कुछ भी कोई अर्थिंग नहीं है, तो आपने 3 घड़े खोदने हैं, और तीनों में से अलग अलग आप एसी और डीसी को कभी भी मिक्स नहीं करेंगे जी। अच्छा, यहाँ से एसी की अर्थिंग की तो डीसी की भी कर दें, वो बड़ा नुकसान हो जाएगा। ना ही लाइटनिंग अरेस्टर वाली जगह पे आप डीसी अर्थिंग या एसी अर्थिंग कर सकते हैं। तीनों अलग अलग आपने रखने हैं, अलग अलग अर्थिंग आपकी, फ्राम ग्राउंड टू द पैनल्स टू द इन्वर्टर्स टू द बैटरीज, आपकी अलग अलग वायर्स ये जानी चाहिए डीसी और एसी की अर्थिंग की। तो ये आपका एक 100% सेफ़, अगर आप इन चीज़ों पे करते हैं, एक सिस्टम होगा। बाकी कोई डिटेल में मेरे से कोई कंसल्टेंसी या कोई चीज़ लेना चाहे तो मैं वो बिल्कुल 1-on-1 भी उसको गाइड कर सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद जो लास्ट चीज़ है वो है आफ्टर सेल्स सर्विसेज या आफ्टर सेल्स मेंटेनेंस मॉनिटरिंग। तो होता ये है कि हम कहते हैं बस सिस्टम लग गया, इट्स फाइन, बट आपको पता हर चीज़ की एक मेंटेनेंस होती है, इंसान की अपनी भी एक मेंटेनेंस होती है। हम कटिंग करवाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं,
सारी चीज़ होती है। तो हर सिस्टम मेंटेनेंस ही आपकी लाइफ बढ़ाती है ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो इसको आपने इग्नोर नहीं करना। आप किसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट भी कर सकते हैं कि भाई वो महीने में 2 दफ़ा मेरे पैनल साफ़ करके जाएं। फिर आफ्टर मैं ये रिकमेंड करूँगा साल में एटलीस्ट 2 दफ़ा आपने पूरे सिस्टम की इंस्पेक्शन ज़रूर करवानी है, क्योंकि जिस तरह की वेदर कंडीशंस हम फेस कर रहे हैं तो आपने उसमें मल्टीपल चीज़ें होती हैं। वो चेक करते हैं आपके जो जॉइंट्स हैं वायर्स के, जो सोलर के कनेक्शन हुए हुए हैं ऊपर, वो हीट की वजह से मेल्ट तो नहीं हो गए, ख़राब तो नहीं हो गए। बाज़ औक़ात कनेक्टर्स जो है ज़्यादा हीट के अंदर पिघल भी जाते हैं। फिर आपकी जो वायर आ रही है, फिर जितने कनेक्शंस आपके इन ब्रेकर्स के अंदर, आपकी बैटरीज़ के साथ, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, फिर आपके वो जो रावल बोर्ड्स, वो स्ट्रक्चर, एवरीथिंग, इसको एक डिटेल इंस्पेक्शन ज़रूर करवाएं। ठीक है, अगर आपको ये सर्विसेज नहीं मिल रही कहीं से तो आप वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, और अगर हमें चाहिए कि हम आपकी इसमें हेल्प आउट करें तो डेफिनेटली हम कर सकते हैं। तो ये थी जी कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ बेसिक पैरामीटर्स जिस पे आप ख़ुद एवेलुएट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, बैटरी के बैकअप में मैंने आपको थोड़ा बताना भूल गया कि कितना, मोस्टली क्वेश्चन ये होता है कौन सी बैटरी लगानी चाहिए और कितना बैकअप देगी। तो मैं सिंपल ये कहूँगा कि इट डिपेंड्स। अगर तो आपका 2 किलोवाट का इन्वर्टर है, 1.5 किलोवाट के जो छोटे हैं वो तो 12 वोल्ट एक बैटरी होती है उनके साथ, तो 12 वोल्ट की आप 100 एम्पेयर की कोई बैटरी लगाएंगे तो वो आपको 2 ढाई 3 घंटे का बैकअप 1 2 3 पंखों पे दे देता है। ठीक है, बट जो बड़े सिस्टम्स हैं जैसे 4 किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, तो अप टू 5 या 6 किलोवाट तक तो 24 वोल्ट यानी 2 बैटरीज सीरीज़ में करके उनके साथ लगानी पड़ती हैं। बट जो लिथियम बैटरीज़ हैं वो अब इस तरह से डिज़ाइन हो रही हैं कि वो एक ही बैटरी 24 वोल्ट की होती है। तो उसमें जो आ रही हैं वो ज़्यादातर आपको मिलेंगी 2.5 किलोवाट आवर्स की बैटरी आपको मिल जाती है। उसका मतलब ये है कि अगर आप उस पर 500 का लोड चलाते हैं, 500 का मतलब ये है कि आप उसके ऊपर कोई 4 पंखे और कुछ लाइट्स चलाते हैं तो वो आपको 5 आवर्स का बैकअप आराम से देती है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी कैलकुलेशन है। खुदा हाफ़िज़।